वेलकम बैक। कल जब ये ऐलान किया गया कि पाकिस्तान की दिफाई कमेटी काबीना की दिफाई कमेटी ने यह फैसला किया है कि शमसी एयरबेस को फौरी तौर पर अमरीकी फ़ौजियों से खाली करा लिया जाएगा, आम पाकिस्तानी सुन के हैरत ज़दा रह गया, क्योंकि उसके इल्म में ये बात नहीं थी कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कोई अमरीकी फ़ौजी अड्डा मौजूद है। जो पाकिस्तानी बाखबर रहते हैं उन्हें याद आया कि पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के मौके पे एबटाबाद हमले के बाद शायद फ़ौज की जानिब से ये बात बताई गई थी और ये पाकिस्तानियों तक ये बात पहुंची थी कि शमसी एयरबेस को दरअसल मुत्तहदा अरब इमारात को लीज़ पे दिया गया है और ये इस वक्त मुत्तहदा अरब इमारात के पास है पाकिस्तान का शमसी एयरबेस। लेकिन अब ये इत्तला कि अमरीकी फ़ौजी अड्डा वहाँ कायम था, अमरीकियों से कहा गया है कि वो फौरी तौर पे इसको खाली करें। इसमें पाकिस्तानियों के जहन में मज़ीद सवालों ने जन्म दिया है। सबसे अहम सवाल ये है कि आखिर ये पाकिस्तान की सरजमीन के पे एक फ़ौजी एयरबेस क्यों मुत्तहदा अरब इमारात को किराए पे दिया गया था और क्या ये मुमकिन है या हमें इसकी कोई मिसाल मिलती है कि सरजमीन पाकिस्तान पर या किसी मुल्क की सरजमीन पर पहले तो कोई फ़ौजी हवाई अड्डा किसी दूसरे मुल्क को किराए पे दिया जाए और फिर वो दूसरा मुल्क किसी तीसरे मुल्क को उसको किराए पे दे दे। यानी कि पाकिस्तान ने अगर मुत्तहदा अरब इमारात को इस्तेमाल करने के लिए फ़ौजी अड्डा दिया तो मुत्तहदा अरब इमारात ने अमरीका का फ़ौजी अड्डा वहाँ कायम करा दिया। ये अपनी नौइयत का एक अजब वाक़या है और इसकी मज़ीद इत्तला आज मिली है जब ऐवान सदर से इत्तलात आई कि मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर ख़ारजा ने आज सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की और उनसे दरख्वास्त की कि पाकिस्तान में शमसी एयरबेस को मुत्तहदा अरब इमारात के पास रहने दिया जाए और वहाँ पे अमरीकी फ़ौजी अड्डा कायम ही रहने दिया जाए। ये अजब इत्तला है, पाकिस्तान की सरजमीन पर अमरीकी फ़ौजी अड्डा। इस सिलसिले में जो बाखबर पाकिस्तानी हैं वो जानते हैं कि इससे पहले भी कई बार अमरीका की जानिब से कहा जा चुका है कि जो ड्रोन हमले होते हैं पाकिस्तान के कबायली इलाकों में या दूसरी जगहों पे, उसके लिए ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन से भी उड़ते हैं और पाकिस्तान की सरजमीन से उड़ने वाले ये ड्रोन पाकिस्तानियों पर ही हमला करते हैं। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ा ऐलान किया था अमेरिका में सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी की सरबराह ने, जिन्होंने कांग्रेस की एक हेयरिंग में कहा था कि जो ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर होते हैं दरअसल वो पाकिस्तान की ही सरजमीन से उड़ते हैं। Mr. Holbrooke in Pakistan ran into considerable concern about the use of the Predator strikes in the Fatah area of Pakistan. And yet, as I understand it, these are flown out of a Pakistani base. और मेरी समझ यही है कि ये पाकिस्तान की एक एयर बेस से ही ये ड्रोन उड़ते हैं। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को इसका पता है, पाकिस्तान के अवाम को इस पूरे मामले का पता हो ना पता हो ये हम पूछते हैं। पार्लियामेंट की एक कमेटी है जो कि कौमी सलामती के उमूर के लिए बनाई गई है, उसके 3 मुअज़्ज़िज़ अरकान हमारे साथ मौजूद हैं। इनमें शामिल हैं अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब अफरासियाब खटक, जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव से ताल्लुक़ रखने वाले जनाब आफ्ताब अहमद खान शेरपाव। अफरासियाब साहब, पहले तो आप ये बता दीजिएगा कि आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर हैं पार्लियामेंट की, शमसी एयरबेस के बारे में आपकी क्या मालूमात है? बदकिस्मती से मालूमात नहीं थी। मैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पार्लिमानी कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी की, उसको ये इत्तला नहीं दी गई थी। ये पहली बार एबटाबाद के वाक़यात के बाद जब हमारी अस्करी क़यादत पार्लियामेंट आई थी, वहाँ जो ब्रीफिंग दी गई थी उससे हमें पता चला कि वहाँ पे अमरीकी बेस है। प्रोफेसर खुर्शीद साहब, आपके इल्म में था कि पाकिस्तान की सरजमीन पर एक अमरीकी फ़ौजी अड्डा कायम है? हमने बार बार सवाल किया है, हमेशा इसका इनकार किया गया कि यहाँ कोई बेस नहीं। पहली मरतबा जॉइंट सेशन में पार्लियामेंट के जो 2 मई के वाक़े के बाद 14 तारीख हुआ था, ये एतराफ़ किया गया कि ये बेस UAE को दिया गया, अमेरिकन यूज़ कर रही है, लेकिन इसे ड्रोन अटैक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि अब इसमें हर एक बात साबित हो गई है कि ये पार्लियामेंट को और कौम को धोखा दिया गया है। इस पूरे अरसे में शमसी एयरबेस को इस्तेमाल किया गया है, अमेरिका ने खुद डेवलप किया उसको। उससे पहले जब UAE को दिया गया है तो मैच शिकार के लिए जो आने वाले थे वो इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो अब एक फुल्ली डेवलप्ड एयरबेस है, ऑपरेशनल है। और इस तरह मेरी निगाह में पाकिस्तान की हुकूमत पूरे मामले के अंदर जिम्मेदार है और कॉम्प्लिस। शेरपा साहब, आपकी क्या मालूमात है मेंबर की हैसियत से, नेशनल सिक्योरिटी के कमेटी मेंबर की हैसियत से
आपको क्या बताया गया था शम्सी एयरबेस के बारे में? नहीं, ये बिल्कुल नहीं पहुंचाई गई, बल्कि जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं और जिसमें अस्करी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी, उन्होंने कभी भी शम्सी एयरबेस का जिक्र नहीं किया कि ये फैसिलिटी उन्होंने अमेरिका को दी हुई है। बल्कि जॉइंट सेशन में एयरफोर्स ने ये कहा कि ये चूँकि अबू धाबी को गवर्नमेंट ऑफ अबू धाबी को लीज़ की गई है, तो ये उनकी उस लिहाज से लीज़ उनकी है, तो राइट उनका बनता है। इस हद तक ये जॉइंट सेशन में कहा गया। नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में कोई ऐसी बात नहीं हुई। अफरोज़ साहब, आपको कमेटी के मेंबर की हैसियत से, हुक्मरान पार्टी के एक अहम रुकन की हैसियत से, एक नॉलेजेबल आदमी की हैसियत से, आपके इल्म में ये बात है कि पाकिस्तान की सरजमीन से ही अमरीकी ड्रोन तैयारे उड़ते हैं और पाकिस्तान के शहरियों पर, पाकिस्तान के कबायली इलाकों में वो बमबारी करते हैं? जी, उनमें से बाज़ लोगों के बयानात आते रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हुकूमत के उनके किसी जिम्मेदार आदमी ने ये बात की है। अगर हुकूमत का आदमी ये बात करता तो फिर ज़रूर उनसे पूछा जा सकता था। मेरे नज़दीक सेनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरपर्सन से ज़्यादा कौन इंपॉर्टेंट आदमी होगा? प्रोफेसर कुरैशी साहब, आपको पता है ये बात कि ये ड्रोन पाकिस्तान की सरजमीन से ही उड़ते हैं? बिल्कुल, उन्होंने भी कहा है, अमेरिकन मीडिया ने भी कहा है, ये पाकिस्तानी हुकूमत इसका इनकार करती रही है, लेकिन अब ये हकीकत साबित हो गई। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो कुछ हुआ है सलाल बेस के ऊपर, 3 घंटे वहाँ पर ऑपरेशन होता रहा है और हमारी तरफ से कोई काउंटर अटैक, एयरफोर्स हो रही थी। आपको याद दिलाऊँ ये भी कि 2 मई के वाक़े के बाद एयरफोर्स के जो ऑपरेशन कमांड के इंचार्ज हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में इस बात का एतराफ़ किया था कि हमारा ये पहलू कमज़ोर था, इसलिए कि हमें ये ख़तरा नहीं था। लेकिन अब इसके बाद हम चौकस हो गए हैं और हमने अपने पूरे निज़ाम को बेहतर किया है। लेकिन आप देखिए कि आज 6 महीने के बाद किस तरीके से एक बार नहीं 2 बार उनके फ़ौजी आए हैं। न सिर्फ ये कि उन्होंने बेस पर हमला किया है, बल्कि बेस पर हमले के बाद मदद के लिए जो नौजवान दूसरी यूनिट से आ रहे थे, उनको रास्ते में मारा है। 7 अफराद उनमें मारे गए। तो ये खुली जंग है हमारे ख़िलाफ़। कब तक हम ये धोखा देते रहेंगे अपने आप को और अमेरिका को? मेरी निगाह में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि फिल फॉर हम अमेरिका से ताउन को ख़त्म करें, हिम्मत करें, अपनी कौम को साथ लें और अपनी आज़ादी और अपनी इज़्ज़त का मसले का सवाल खुद करें। और साथ ही यूएन में इस मसले को उठाएँ, बैनुल-अक़वामी मास पर उसको उठाएँ। ये हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, इसे डू मोर का जो मुतालबा था वो यहाँ तक पहुँचा दिया है। अब इसे ख़त्म हो जाना चाहिए। शेरपाल साहब, ड्रोन ऑपरेशंस पाकिस्तान की सरजमीन से, इस हवाले से आपको क्या पता चला है? ये तो अंदाज़ा वैसे लोगों को था, लेकिन प्रिजम्पशंस थी और हुकूमत की तरफ से या अस्करी क़यादत की तरफ से हमें इसके बारे में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को आगाह नहीं किया गया। पार्लियामेंट को पता नहीं, पार्लियामेंट के अराकीन को पता नहीं, हुकूमत ने किस तरह से ये फ़ैसला किया कि अगर ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अगर ये फ़ैसला हुआ था, तो आखिर मौजूदा जमहूरी मुंतखब हुकूमत ने, मुंतखब पार्लियामेंट ने ये इस सिलसिले में क्या अमल किया कि शम्सी एयरबेस अगर वो अमेरिका के पास था या मुत्तहिदा अरब इमारात के पास था, वो अब अमेरिका के फ़ौजी अड्डे के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, तो मुंतखब हुकूमत, मुंतखब पार्लियामेंट, जमहूरी हुकूमत ये क्या कर रही थी? डिक्टेटरशिप के एक फ़ैसले के बाद यहाँ क्यों खामोशी थी? पार्लियामेंट क्यों इस बारे में उसके पास मालूमात नहीं थी? वो कुछ क्यों ना कर सकी? ये वो सवाल है जिसके जवाब पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम ज़रूर जानना चाहेंगे। लेते हैं कमर ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे कि हमला तो हो गया, मगर इस हमले के नतीजे में एक चीज़ हो गई है कि फ़िलहाल बात नहीं हो रही कि NRO नजरसानी केस के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत कब ख़त लिखेगी स्विस अथॉरिटीज़ को कि वहाँ पर मौजूद मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस को शुरू किया जाए, कब मेमो गेट तहकीकात बाकायदा तौर पर शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इस सिलसिले में कब कार्रवाई शुरू होगी, क्या सब कुछ इस बोझ तले, इस हमले के बोझ तले दब गया है? ये पूछेंगे हम कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। गुज़िश्ता हफ्ते और उससे पहले हफ्ते खबरें वो थी जिसमें हुकूमत के पे बेपनाह दबाव पे इजाफा हुआ था। मेमो गेट की खबरें थी, हुसैन हक्कानी के फरागत की खबरें थी, गो जरदारी गो मुहिम पूरी आबताब से चल रही थी और उसके साथ ही फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया जिसमें NRO के हवाले से नजरसानी की हुकूमती अपील को मुस्तरद किया गया। फौरी तौर पर हुकूमत को से कहा गया कि अब लिखे स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत को ख़त और वहाँ पर मौजूद जनाब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का दोबारा इजरा किया जाए कि अचानक अमरीकी हमला हो गया और पिछले 2 दिन से कुछ नहीं, सिर्फ अमरीकी हमले की खबरें हैं। मेमो गेट भी दूर गया और नजरसानी केस पे के हवाले से हुकूमत पर दबाव भी दूसरी तरफ चला गया। आगे चल के क्या होगा ये हम पूछते हैं पाकिस्तान के जहां दीदा सियासतदान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह जनाब शेख रशीद अहमद से, जो हमारे साथ इस वक्त रावलपिंडी से मौजूद हैं। शेख साहब, आपके ख्याल में ये बहुत अहम चीज़ें थी, ये मेमो का मामला और सुप्रीम कोर्ट नजरसानी केस और फिर जो हुकूमत पर ओवरऑल दबाव है, करप्शन के दूसरे केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त फाइनल स्टेज पर हैं। आपके ख्याल में क्या अमरीकी हमला इन सबको तबाह कर गया? अमेरिकन हमला जो है वो एक ऐसे वक्त में हुआ है जब ये बहुत अहम सवाल है और ये लोग सोच रहे हैं कि क्या ये रेस्क्यू ऑपरेशन है या पाकिस्तान फ़ौज को कॉर्नर करने के लिए और उनको एक मैसेज देने के लिए है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी के लोग ये समझते हैं या जो एक्सपर्ट हैं कि ये जानबूझकर किया गया है। अगर ये जानबूझकर किया गया है तो ये सदर ओबामा और हिलरी किसिंजर की मंजूरी के बगैर मुमकिन नहीं है कि इंडियन के अमेरिकन या नेटो फोर्सेस और उसके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो रात के 2 बजे इस तरह हमलावर हों और इतने सारे लोग शहीद हों। आगे ही पाकिस्तान के जवानों में एक बहुत बड़ी लहर है, क्योंकि ये जवान जो हैं कौम का हिस्सा हैं। कौम के जज्बात ये हैं कि अमेरिका एक ज़रूरत का दोस्त है और जब उसकी ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो वो साथ छोड़ देता है। और अब जबकि वो जा रहा है, अफगानिस्तान से निकलने की पॉलिसी कर रहा है, बना रहा है, तो ऐसे आलम में वो चाहता है कि शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि इसका असर होगा मेमो की तहकीकात पर और जो नजरसानी जो केस मुस्तरद हुआ है जो वज़ीर आज़म पर, अब जब उनको फैसला करना है कि वो ख़त लिखे ना लिखे और ओवरऑल सियासी माहौल पे आपके ख्याल में सियासत, पाकिस्तान की सियासत पर इस हमले का असर होगा? देखिए, सियासत पर जितना भी असर हो, पाकिस्तान के माहौल में कोई असर कोई लंबा या देरपा नहीं होता। और जहाँ तक मेमो का केस है, ये बहुत सीरियस केस है और फ़ौज ने इसमें न सिर्फ रंगे हाथों पकड़ा है बल्कि फ़ौज में एक बहुत बड़े हल्के की ये राय है और बहुत बड़ी राय है कि 2 मई के वाक़े को हुसैन हक्कानी और इस्लामाबाद में किसी ना किसी को ज़रूर ख़बर थी और इस सिलसिले में इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जो शवाहिद पेश किए गए हक्कानी साहब को निकालने के लिए, उसमें वो कन्फर्म थे 110% कि ये मैसेजेस जो हैं वो हुसैन हक्कानी के हैं। और ख़ुद एजाज़ ने, जो मंसूर एजाज़ ने और हक्कानी ने जो आपस में एक्सचेंज किया है व्यू, उसमें मंसूर एजाज़ ने कहा है कि 2 मई के वाक़े को मैं भी इतना ही जानता हूँ, इतना ही बाखबर हूँ जितने आप हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल बनती जा रही है वो काफ़ी कशीदा है, गंभीर है, ख़तरनाक है और इसके नताइज कुछ भी निकल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस और पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट में एक बहुत बड़ा तनाव और खिंचाव पहले से ही मौजूद है और वो समझते हैं कि भी उनकी बातों को कोई नोटिस नहीं लिया जाता। इस अमरीकी हमले के पस मंज़र में भी आप ये तनाव देखते हैं जो आप कह रहे हैं कि सिविल और फौजी क़यादत में कोई तनाव या टेंशन जिसकी आप बात कर रहे हैं? क्या ये इस अमरीकी जो ताज़ा तरीन अमरीकी हमला है, इस हवाले से भी आपके ख्याल में कुछ इस मामले में भी फ़र्क है राय में? देखिए, फ़ौज के और सोचों में कैरी लोगर बिल से लेके अब तक फ़ौज और सिविलियन गवर्नमेंट की सोचों में फ़र्क है और जो MFN के मसले में है, फ़ौज में और सिविलियन गवर्नमेंट में फ़र्क है। फ़ौज और सिविलियन गवर्नमेंट में जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, अमेरिका ख़ास तौर पर मौजूदा हुकूमत के साथ और पीछे खड़ा है और फ़ौज को वो कॉर्नर करना चाहता है और फ़ौज को बंद गली में दाखिल करना चाहता है। और वो ये चाहता है कि फ़ौज जो है उसके आगे, अमेरिका के आगे सर उठा के बात ना करे और यस मैन के तौर पर अपना रोल प्ले करे। और जो मिडल ईस्ट के क्राइसिस बढ़ते बढ़ते हमारे इस सरहदों के बिल्कुल करीब आ रहे हैं और वो इंडिया का एक रोल चाहता है इस इलाके में, उसकी बालादस्ती चाहता है। और MFN भी, जिस तरह अमेरिकन डेलीगेट्स वहाँ मौजूद थे सार्क कॉन्फ्रेंस में, ये पहली दफ़ा हुआ कि सार्क कॉन्फ्रेंस में अमेरिकन मौजूद थे ताकि ये चश्मे ज़दन में जो है
MFN को अमली शक्ल दी जाए और ये कह दिया जाए कि ये एक नाकाबिले वापसी है। सो आप ये कह सकते हैं कि मुल्क की सियासी, माशी, इक़्तिसादी और अस्करी मामलात जो हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं और काफ़ी तनाव का शिकार बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। शेख रशीद अहमद हमारे साथ थे। कमर्शियल ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। इसी पस मंज़र में कोशिश हो रही है कराची में शिया सुन्नी फसाद करा दिए जाएँ। कल इसकी इब्तिदा हुई, पहले मुहर्रम उल हराम वाले रोज़। इसके बारे में बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान में इश्तियाल पैदा करने की, इर्तियाज पैदा करने की एक और कोशिश 48 घंटे में दूसरी कोशिश कल कराची में हुई थी, जब मुहर्रम उल हराम के पहले रोज़ शिया सुन्नी फसाद कराने की एक साजिश लगा के उसने जन्म लिया। जब हमला हुआ उन स्काउट कैंप्स पर जो मजालिस के इंतज़ाम के लिए कायम किए गए थे, इसमें 2 स्काउट्स की हलाकत हो गई और इस वाक़े के बाद कराची के वस्त के अंदर गाड़ियाँ जलाने के वाक़यात और ज़बरदस्त तशद्दुद देखने में आया। पुलिस को आंसू गैस इस्तेमाल करनी पड़ी और रेंजर्स को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन एक मंजमूम साजिश सामने नज़र आई जिसका मकसद एक नाजुक मौके पे पाकिस्तान के अंदर एक बड़े फसाद कराने की कोशिश थी। इस पर हम बात करेंगे। उसके लिए जाएंगे उसी मकाम पे। नुमाइश चौरंगी पे इस वक्त हैं हमारे नुमाइंदे खुसूसी अफजल नदीम डोगर। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल नदीम साहब। इतने हसास दिन था, इतना हसास माहौल था, इसके लिए क्या इंतजाम थे जो फेल हुए कल और ये इतना बड़ा वाक़या हुआ? कामरान साहब, इंतजाम तो लगभग तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ही इस सिलसिले में हो रहे थे, यौम आशूर के हवाले से ही और मुहर्रम उल हराम शुरू होने से पहले ही। तो वो इंतजाम फाइनल थे, मीटिंग्स हुई, तमाम वक़्त फ़िक्र के उलमा कराम की मीटिंग्स हुई। लेकिन उसमें जो कल जो हुआ हज़रत उमर की शहादत के हवाले से कालादम सिपाही साहबा के लोगों ने उन्होंने एक यहाँ पर रैली निकालने का जो ऐलान किया था, उसमें अभी मुतनाज़ा सूरत अख्तियार की उनको इजाज़त नहीं थी। लेकिन जो मेरी पुलिस ज़राए से और दीगर से बात हुई है उसकी बाकायदा इजाज़त थी, पुलिस का मुकम्मल प्रोटोकॉल था, पुलिस की मुकम्मल हिफाजत थी। उनकी इजाज़त से और उनके साथ वो पुरअमन जो था वो इन्होंने रैली निकाली थी, जो कि तिब्बत सेंटर तक गई। तिब्बत सेंटर से रैली ख़त्म होने के बाद जो है वो पहले शुरू में थोड़ा सा एक झगड़ा हुआ था, जिसके बाद जब रैली ख़त्म होकर वापस नुमाइश चौरंगी की तरफ पहुँची है तो वहाँ एक और थोड़ा सा तनाज़ा हुआ था कि कुछ बैनर्स वगैरह फटे हुए नज़र आए थे। तो उस पर जो झगड़ा हुआ इस दौरान जो है वो नामालूम अफराद ने फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 स्काउट्स जो थे वो उसमें जाँ बहक हुए, जबकि 3 लोग इसमें ज़ख्मी हुए थे। 2 जो थे उसी रैली के शुरका थे वो ज़ख्मी हुए, उनको जनाज़ अस्पताल ले जाया गया था, जबकि 3 लोग जिनमें 2 जाँ बहक और 1 ज़ख्मी हुआ उनको सिविल अस्पताल ले जाया गया था। अच्छा, अब इसकी तहकीकात की क्या 3 से 4 घंटे क्या इसके बारे में पता चला? क्या तहकीकात हुई 24 घंटे के दौरान? और ये जो खबरें आ रही हैं कि असली लोग भी पकड़े गए हैं, इसके बारे में क्या मालूमात है? पकड़े जाने के हवाले से तो कल जब ये सीन पूरा चल रहा था, मामला पूरा उस वक्त ही था कि कुछ पहले 16 लोगों का बताया गया, फिर 48 लोगों का बताया गया। तो एक तहकीकाती टीम बनाई गई थी जिन्होंने CCTV कैमरास की फुटेज ली है। उसमें वो सीन भी पुलिस को मिल गया है जिस वक्त फायरिंग करने वाला सीन था। हम हसास नौइयत का होने की वजह से उसको वो डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। दीगर जो फायरिंग के वाक़यात हुए उसमें तकरीबन गिरफ्तारियाँ जो हुई थी उनको जलाओ गिराओ के लोगों की भी हुई, लेकिन अभी फाइनली उसमें कुछ नहीं। अभी तो 30 घंटे लगभग हो चुके हैं, उसको आज दूसरा दिन भी ख़त्म हुआ, अभी तो इन वाक़यात के मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। एक मुकदमा दर्ज होना है उन 2 लोगों की हलाकत का, दूसरा मुकदमा दर्ज होना है जलाओ गिराओ का, एक सहाफ़ी इसमें ज़ख्मी हुआ उनका मुकदमा दर्ज होना है। अभी तो ये मुकदमा दर्ज नहीं हुए 2 मुख्तलिफ थानों में। और गिरफ्तारियाँ ताहम रेंजर ने बताया कि इस सिलसिले में जो फुटेज मिली थी उसमें जो मुतलका लोग थे उसमें से 9 के करीब लोगों को मज़ीद गिरफ्तार किया गया है। ताहम उनको अभी तक इस पोजीशन पे नहीं लाया गया कि इन मुकदमात में उनको कोर्ट में पेश किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर हमारे साथ थे। 1.5 दिन गुजर गया है और अभी तक मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ है। 2 अफराद की हलाकत, दर्जनों गाड़ियाँ जला दी गई, एक सहाफ़ी भी ज़ख्मी हो गया। मगर इस मामले की जो इब्तदाई जो कानूनी ज़रूरत होती है यानी कि FIR रजिस्ट्रेशन, वो मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ है कल के वाक़े का। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।